हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम आईआईटी जी नीट और क्लास 11 के लिए वन डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको अपन स्टार्ट करेंगे। नीट और आईआईटी जी में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लेलिस्ट में आपके पास क्लास 11 की सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर देखिए। तो देखिएगा, अब अपन वन डायमेंशनल मोशन पे चलते हैं। देखिए, वन डायमेंशनल मोशन की स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपन शब्द मोशन पे चर्चा करते हैं। मोशन आपके पास कितने टाइप की होती है? मोशन, ठीक है, मोशन आपके पास 3 टाइप की होगी। यहां पर पहली टाइप होगी आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। दूसरी मोशन आपके पास होगी रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है। तीसरी मोशन आपके पास होगी ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, 3 टाइप की आपके पास मोशन होगी, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है आपके पास में। तो सबसे पहले अपन ट्रांसलेशनल मोशन पे चर्चा करते हैं। तो आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन होगी। पहली मोशन है आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। पहली मोशन है आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में आपके पास क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें मोशन का भी अपन अर्थ समझ के चलेंगे। मोशन का भी आपके पास अर्थ समझ के चलेंगे। तो देखिएगा, मोशन का अर्थ समझ के चलते हैं। तो आपके पास कोई भी एक बॉडी ले लीजिए, इसमें हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। जितने भी अपन यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ के चलेंगे तो हर एक कंसेप्ट आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं। तो इसमें मैं कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहा हूँ, मतलब स्वैच्छिक पॉइंट ले रहा हूँ, P1, P2 और P3। ठीक है, इन पे मैं विचार करूंगा आपके पास P1, P2, P3 पे। ठीक है, अब बॉडी टाइम के साथ मूव करेगी, टाइम के साथ बॉडी मूव करेगी, टाइम के साथ बॉडी मूव करेगी। टाइम के साथ आपके पास बॉडी मूव करेगी, तो बॉडी मूव करके आपके पास यहां पहुंच जाती है। मान लीजिए आपके पास बॉडी मूव करके इस पॉइंट, ऐसी कोई सिचुएशन है, यहां पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपके पास ये कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, P1 ने S1, ये P2 ने भी S डिस्टेंस ट्रेवल की, P3 ने आपके पास S डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तीनों ने आपके पास, तीनों पॉइंट्स ने S डिस्टेंस ट्रेवल करी। मतलब आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं, आर्बिट्रेरी पार्टिकल रख दीजिए बॉडी के अंदर, वो अपने ने S डिस्टेंस ट्रेवल की। एकदम स्ट्रेट लाइन के थ्रू, स्ट्रेट लाइन के अलोंग इसने S डिस्टेंस ट्रेवल की। टाइम के साथ बॉडी का चेंजमेंट हुआ, तो ऐसी मोशन आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मोशन देखते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन पे चर्चा करते हैं। आपके पास नेक्स्ट मोशन है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल समझ गए, अब रोटेशनल मोशन समझिएगा। रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो रोटेशनल मोशन आपके पास कौन सी होगी, वो आपके पास रोटेशनल मोशन होगी। मान लीजिए एक बॉडी है और किसी बिंदु को यहां पर किसी भी पॉइंट P लिया, इसके अबाउट इसे फिक्स कर दिया। कोई भी पॉइंट यहां पर P लिया, उसके अबाउट पूरी बॉडी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कोई भी P पॉइंट लिया, उसके अबाउट आपके पास कंप्लीट बॉडी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इस P पॉइंट के अबाउट पूरी कंप्लीट बॉडी को यहां पर फिक्स कर दिया। फिर इसे रोटेट करवाया गया, फिर इसे घुमाया गया। जब इसको मैं फोर्स लगाऊंगा, यहां से फोर्स, कोई फोर्स लगाऊंगा तो ये घूमेगी, ये घूमने लगेगी। तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होने लगेगी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी
से ये रोटेट होने लगेगी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट होने लगेगी। ये रोटेशन होगा जो टाइम के साथ मूव होगा। ये टाइम के साथ जो एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव होगा, तो ये टाइम के साथ बॉडी की जो चेंजमेंट को दर्शाया जाएगा, उसको दर्शाने के लिए, शो करने के लिए अपन रोटेशनल मोशन की चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका अलग से आपके पास बुक होती है, अलग से चैप्टर होता है, तो बहुत आसानी से इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियोस में इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, एंगुलर बातों की चर्चा करेंगे, एंगुलर बातों की चर्चा करेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तीसरी मोशन आपके पास कौन सी रह जाती है? ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ऑक्सीलेटरी मोशन की चर्चा करते हैं। तो तीसरी मोशन है आपके पास ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होती है? देखिएगा, कोई भी ऑक्सीलेटरी मोशन है तो मैं एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेके चलूंगा। यहां पर सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेके चलूंगा, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेके चलूंगा। तो ये आपके पास कोई भी सिंपल पेंडुलम है, ये आपके पास कोई भी मास m है, इसकी लेंथ l है। ठीक है, अगर मैंने इसको फोर्स लगाया यहां से मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, देखिएगा यहां से मैंने इस पे क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। कोई भी F फोर्स लगा दिया, तो ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन है। मेरा हाथ मानिए, ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन। और जैसे मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, जैसे मैंने फोर्स लगा दिया, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाएगा। इस तरीके से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाएगा। तो यहां पर ये एंगल थीटा बनाते हुए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाएगा, थीटा एंगल बनाते हुए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाएगा। और जैसे ये मास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे चला गया, इसके बाद में वापस ये मीन पोजीशन पे आएगा। ये आपके पास मीन पोजीशन है, ये आपके पास क्या है? मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है। ये आपके पास क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की क्या है आपके पास? पोजीशन है। ये आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है, ये आपके पास मीन पोजीशन है। तो ये जैसा कि पेंडुलम आपके पास है, तो ये इस पोजीशन पे जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे जाएगा। जैसे ये मीन पोजीशन है और जैसे इस पे फोर्स लगाया, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे जाएगा। कुछ इस तरीके से मूव करेगा फिर। ठीक है, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। देखिएगा मेरे हाथ की तरफ देखिए, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अब जैसे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे आ गया, तो फोर्स तो मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इसका फोर्स तो क्या लगा रहा हूं? इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। और डिस्प्लेसमेंट फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे जाके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वापस इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और फिर ये आगे जाकर फिर आपके पास ये आगे जाएगा और आगे जाके ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे चला जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, और ये एंगल थीटा हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पेंडुलम होगा, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। हाथ की तरफ देखिएगा, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अब जैसे ये इस तरीके से मूव करेगा, तो ऐसी मीन पोजीशन के अबाउट ही मूव करता रहेगा, ऐसे ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट। मेरे हाथ की तरफ देखिए, ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट ही आपके पास मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन के अबाउट ही ये मोशन करता रहेगा, मीन पोजीशन के अबाउट ही मोशन करता रहेगा। यानी इसकी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगी। ठीक है, इसकी जो मोशन होगी, जो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगी, तो इस तरीके की टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहेंगे? ऑक्सीलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, जब आपके पास एसएचएम आएगा तो डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। और यहां पर जो फोर्स लगाया गया है, फोर्स लगाने पर जो डिस्प्लेसमेंट इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाके जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में हुआ, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हुआ, तो आपके पास F बराबर माइनस के एक्स यहां पर बात कर सकते हो। ठीक है, F का जो होगा kx होगा, k क्या है यहां पर? कांस्टेंट है यहां। ठीक है, F बराबर माइनस फोर्स लगाया, उसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो F बराबर माइनस के एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिएगा, तीनों मोशन की चर्चा करी। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं अब वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। अब वन डायमेंशनल मोशन की चर्चा करी, अब वन डायमेंशनल मोशन पे आ जाइए। वन डायमेंशनल मोशन पे आइए। तो मोशन आपके पास तीन टाइप की होंगी। डायमेंशनल तौर पर बात कर रहे हैं अपन, डायमेंशनल तौर पे बात कर रहे हैं, डायमेंशनल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास तीन टाइप की मोशन होगी, 1D मोशन, 2D मोशन
और 3D मोशन। 3 टाइप की मोशन होगी, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। ठीक है, 1D मोशन में आपके पास पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जिसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वाई और एक्स, ठीक है, यह बराबर क्या होगी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से देखा जाए तो ये इक्वेशन क्या होगी आपके पास, वाई बराबर एक्स। ठीक है, y बराबर x की इक्वेशन होगी तो एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव करेगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव करेगा। ये आपके पास 2D मोशन नहीं है, ये भी आपके पास 1D मोशन है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और ये आपके पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपके पास बराबर होंगे इस तरीके से। ठीक है, और एग्जाम्पल लूँ तो आपके पास देखिएगा, ये पहला एग्जाम्पल हो गया और सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ 1D मोशन का। तो ये x डायरेक्शन में केवल मूव किया, इससे यहाँ से P से Q की तरफ मूव कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे और एक्सीलरेशन देखेंगे तो ये P से Q की तरफ क्या होगा, 1 डायमेंशनल मोशन होगा। 2D में आपके पास किस तरीके से मोशन होगा, 2D में आपके पास किसी बॉडी को u वेलोसिटी से फेंका गया तो ये कुछ ऐसे मूव करेगी। ठीक है, कुछ ऐसे मूव करेगी तो ये मैक्सिमम h मैक्सिमम हाइट हो जाएगी ये। ठीक है, ये इसके लिए रेंज हो जाएगी, r मैक्सिमम बोल सकते हो, रेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा, इसमें 2 डायमेंशनल मूव करेगा, इसमें y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये डिफरेंट चेंज होते रहेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, चेंज होते रहेंगे। इस तरीके की मोशन आपके पास क्या होंगी, 2D मोशन होगी। 3D मोशन की चर्चा करते हैं, किसी स्पेस में चर्चा करें। 3D मोशन की मैं चर्चा कर रहा हूँ तो किसी स्पेस में चर्चा करता हूँ 3D मोशन, जिसके आपके पास वो पार्टिकल की जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट पे पार्टिकल डिपेंड करने लगे, तीनों कोऑर्डिनेट पे पार्टिकल डिपेंड करने लगे, ये जेड, ये एक्स और ये वाई। तो तीनों कोऑर्डिनेट पे आपके पास पार्टिकल की डिपेंडेंसी हो, कोई भी पी पॉइंट पे मैंने पार्टिकल लिया, तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंसी हो तो आपके पास कौन सी मोशन होती है, ये आपके पास होती है 3 डायमेंशनल मोशन। कोई भी स्पेस में पार्टिकल की मूव होगा, मोशन करेगा, जैसा कि मैंने हाथ में पकड़ा पार्टिकल को और ऐसे फेंक दिया तो ये तीनों डायमेंशनल में मोशन करेगा। कैसे, क्योंकि आपके पास जैसे मैंने पार्टिकल को फेंका तो ये आपके पास एक्स प्लेन भी होगा, एक्स प्लेन इस तरफ एक्स प्लेन होगा, इस तरफ वाई प्लेन होगा और आपके कैमरे की तरफ कितना होगा, जेड प्लेन होगा। तो ये तीनों डायमेंशनल में मोशन करेगा। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इतना। अब ये आगे 6 डायमेंशनल तक जाता है, डायमेंशनल और भी होती है, ये 3 डायमेंशनल नहीं होती है, और भी डायमेंशन होती है। और डायमेंशनल का छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं। और डायमेंशनल हायर एजुकेशन में पढ़ोगे तो आपके पास और डायमेंशन भी होती है, 3 डायमेंशन तक सफिशिएंट नहीं होती है। जैसे कि मैं बात कर लूँ, कोई भी पॉइंट मैंने स्पेस में लिया, वो आपके पास अगर मोमेंटम और एक्स का फंक्शन है, मोमेंटम और एक्स का फंक्शन है तो आपके पास मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट डी का फंक्शन है तो आपके पास ये किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम के 3 कोऑर्डिनेट पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के 3 कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड। तो ये आपके पास 6 डायमेंशनल पार्टिकल की मोशन हो गई। 6 डायमेंशनल पार्टिकल की मोशन होगी, मतलब ये 6 डायमेंशनल पर डिपेंड करता है, 6 डायमेंशन पर डिपेंड करता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डायमेंशन पे मोशन के डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब देखिए आगे देखिए अपन डिस्प्लेसमेंट की और आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ये इसका ओरिजिन है तो ये बात ध्यान रखना कि आपके पास जो पार्टिकल है वो 2 पॉइंट पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट है आपके पास 4 का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दूसरा आपके पास रेफरेंस पॉइंट 2 पॉइंट पे आपके पास डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस फ्रेम में अपन पार्टिकल को ले रहे हैं। ठीक है, और किस फ्रेम से उस पार्टिकल को अपन देख रहे हैं। ठीक है, मान लें इस फ्रेम में पार्टिकल लिया और दूसरी फ्रेम से पार्टिकल को देख रहे हैं, दूसरी फ्रेम से अपन पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके पास जो आपके पास क्वांटिटी है वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें चेंजमेंट देखने को अपन को मिलेगा। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट कहाँ है आपके पास, रिलेटिव मोशन है तो उसमें आपके पास रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है और कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो उस पर चीजें डिपेंड करेगी। ठीक है, तो देखिएगा आगे चर्चा करते हैं अपन। तो आपके पास ये पार्टिकल है तो ओरिजिन से कोई भी मान लीजिए ये पॉइंट मैंने लिया P1,
ठीक है, और यहां से ही मैंने ओरिजिन से ही मैंने ये पॉइंट लिया P2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x, y1 और z1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x2, y2 और z2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दिया आपने, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, तो अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये आपके पास r1 वेक्टर हो गया, ये r2 वेक्टर हो गया। तो r जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है वो आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे आपके पास डिपेंड करती है। अगर मैंने r1 को लिखना है तो r1 को कैसे लिखूंगा, मैं r1 वेक्टर को लिखना चाहूं तो आपके पास कैसे लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, तो आपके पास x1 और ये आपके पास ओरिजिन है तो इसको मैं 0 0 और 0 लिख दूंगा। तो x1 माइनस 0 आई कैप प्लस y2 माइनस 0 जे कैप और z2 माइनस 0 के कैप। ऐसे लिखूंगा पार्टिकल की जो है आपके पास फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का अपन डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं r1 वेक्टर को लिखना चाहूं तो फाइनल पॉइंट ये हो जाएगा और इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा, उस तरीके से मैं लिखूंगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब r2 को लिखना चाहूं तो देखिएगा r2 को कैसे लिखता हूं, r2 वेक्टर को लिख रहा हूं मैं, तो r2 वेक्टर को कैसे लिखता हूं वो देखिएगा। r2 वेक्टर आपके पास हो जाएगा x2 माइनस 0 आई कैप और आपके पास y2 माइनस 0 जे कैप प्लस z2 माइनस 0 के कैप, ठीक है। ऐसे तो जानते होंगे आप कि आपके पास x डायरेक्शन में तो इसकी जो आपके पास यूनिट वेक्टर होगा जो कि डायरेक्शन को शो करेगा परपेंडिकुलर होगा, ओरिजिन के परपेंडिकुलर होगा, और आई कैप उसकी यूनिट वेक्टर होगा जो कि x एक्सिस की डायरेक्शन को शो करवाएगा, ठीक है। और y डायरेक्शन में आपके पास जे कैप होगा जो y होगा जो कि ओरिजिन के परपेंडिकुलर होगा, और यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ जो y की एक्सिस की डायरेक्शन को शो करेगा, और ये आपके पास z होगा जो k कैप इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, r2 हो गया तो आपके पास r1 की जो वैल्यू हुई वो मैं r1 की मैं लिख देता हूं, तो 0 हटा देता हूं इसमें से, r1 को लिखना है मुझे तो 0 हटा देता हूं मैं इसमें से, ठीक है, 0 हटा देता हूं। तो देखिएगा मैं 0 हटा रहा हूं सब में से, तो x1 y1 z2 लिख दिया गया, 1 1 लिखना था अपन को यहां पर, तो 1 1 कर दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर 2 2 है ही, ठीक है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखना है, मतलब डेल्टा आर आपके पास क्या होगा वो चर्चा करनी है अपन को, ठीक है। डेल्टा आर आपके पास क्या होगा उस पर चर्चा करना है, ठीक है। उस पर चर्चा करते हैं डेल्टा आर क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा आर की वैल्यू होगी x, फाइनल पॉइंट ये हो गया आपकी बात, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, तो डेल्टा आर क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। ये आपके पास इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अगर वेक्टर से शो करना चाहो तो ये आपके पास वेक्टर इस तरीके से शो कर दोगे, ठीक है। वेक्टर से शो करना चाहो तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा r2 वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर को शो करना है अपन को, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। इसको वेक्टर लगा दीजिए, अपन डेल्टा आर को शो कर रहे हैं, r2 में से r1 को घटा रहे हैं, तो आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास डेल्टा आर वेक्टर की, तो ये आपके पास आ जाएगी डेल्टा x आई कैप, डेल्टा y जे कैप, डेल्टा z के कैप, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी r की, क्योंकि अपन ने x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखा है, इस वे में लिखा है, ठीक है। और y2 माइनस y1 को क्या लिखा है, डेल्टा y लिखा है,
और आपके पास Z2 माइनस Z1 को लिखा है डेल्टा Z लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, साथ में नोट करते जाइएगा भाई। अब देखिए यहां से इसका मैग्नीट्यूड लूं तो मैं आपके पास डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूं तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, तो मैग्नीट्यूड आपका बनेगा, मैग्नीट्यूड बनेगा रूट में लगाओगे और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, आर वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी आपके पास आर वेक्टर लिया मैंने, ये आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिया, तो इसको मैग्नीट्यूड में लिखना है तो आपके पास क्या करोगे, रूट लगाओगे और इस जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करोगे, ये कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करोगे, तो ये आपके पास आर वेक्टर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए। देखिएगा, अब आगे चर्चा करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे चर्चा करते हैं। नोट डाउन कर लिया क्या, अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इतना नीचे वाला। ठीक है, फिर चर्चा करते हैं अपन, फटाफट नोट डाउन कीजिएगा। अब देखिए आगे, वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। ठीक है, तो देखिएगा, तो आपके पास अब है अपन चर्चा करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं। लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पाथ, डिस्टेंस ऑफ द पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पाथ, पाथ की सबसे छोटी डिस्टेंस। दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तीसरी आपके पास इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपके पास मीटर में होगी। ठीक है, अब ये आपके पास एसआई यूनिट मीटर में होगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सबका एक एक्चुअल मीन होगा। पॉजिटिव होगी तो उसका एक्चुअल मीन होगा, बता के चलेंगे पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी उसका भी एक्चुअल मीन होगा। ठीक है, और जीरो होगी तो उसका भी एक्चुअल मीन होगा। और तीसरी है इसकी अगर डायमेंशन की चर्चा करें, डायमेंशन की चर्चा करें तो आपके पास MLT की चर्चा करें तो आपके पास MLT, तो लेंथ है तो इसलिए L की वैल्यू 0, ये 0। ठीक, ये आपके पास हो गई, नोट डाउन कर लीजिए। अब डिस्टेंस की चर्चा कर लेते हैं, यहां से डिस्टेंस की चर्चा लिखिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके पास होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ,
जो आपके पास होगी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होगी, जो एक्चुअल होगी, जो आपके पास एक्चुअल होगी वो आपके पास डिस्टेंस होगी। तो ये आपके पास स्केलर है, स्केलर है, ठीक है। और इसके बाद में अगर अपन इसको देखें, एसआई यूनिट देखें, इसकी एसआई यूनिट देखें तो इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें जो आपके पास है ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो की बात की जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ये डिस्टेंस लेते हैं अपन, कोई भी डिस्टेंस लेते हैं, मैंने 5 मीटर नेगेटिव में चला, इसका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि ये स्केलर है, तो स्केलर की तरह इसे ट्रीट करेंगे। 5 मीटर नेगेटिव में चला, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका जो मीन है वो निकल सकता है, ठीक है। 5 मीटर नेगेटिव में चला मतलब 5 मीटर, इसको कह सकते हो 5 मीटर नेगेटिव में चला, इसका मैं बोल दूं 5 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव में चला, ऐसा मैंने बोला। 5 मीटर नेगेटिव में चला, इसका मीन क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जब भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी को ट्रीट करो तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ट्रीट करो। ये 5 मीटर नेगेटिव में चला तो इसका मतलब हो गया कि 5 मीटर में पीछे चला, एक्स माइनस एक्स एक्सिस में 5 मीटर चला। ये आपके पास माइनस एक्सिस है तो माइनस एक्सिस में मैं 5 मीटर पीछे की तरफ चला, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो आप देखिए इस जीरो का मतलब तो आपके पास ये ओरिजिन पे ही होगा, जीरो पे आपको जीरो, इस पे जीरो का मतलब क्या होगा, ये केवल ओरिजिन पे होगा। ये 0 0 ओरिजिन है तो 0 0 0 ये ओरिजिन पे होगा, ठीक है। अगर डायमेंशनल की चर्चा करें तो इसकी डायमेंशनल लेंथ, केवल लेंथ का ही इसमें यूज होगा, तो लेंथ की इसमें यूज ले लिया अपन ने, ठीक है। आगे देखिए, पॉजिटिव हो गया। एसआई यूनिट डायमेंशन की चर्चा करें तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, ये L1 हो जाएगी इसकी डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन की चर्चा करें तो इसकी डायमेंशन L1 हो जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए। डायमेंशन की चर्चा करें तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी। नोट डाउन कर लिया, तो आगे चलते हैं। अब चर्चा करते हैं, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूँ एक, बारीकी से समझते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होती है। एक मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया x, ये मैंने y लिया और ये z लिया, ठीक है। और यहाँ से आपके पास एक वे, तो ये आपके पास होगा, इसको मैंने बोल दिया O ओरिजिन, और यहाँ से मैंने P पॉइंट बोल दिया, Q पॉइंट बोल दिया, ठीक है। Q पॉइंट P बोल दीजिए, इसे P पॉइंट बोल दीजिए। इस पे पहुँचा तो एक तो आपके पास हो गया O से P, फर्स्ट पाथ हो गया। O से P चलने का क्या हो गया, फर्स्ट पाथ हो गया। ये आपके पास सेकंड पाथ हो गया, ये आपके पास थर्ड पाथ हो गया। 3 पाथ हो गए, फर्स्ट पाथ हो गया, ये फर्स्ट पाथ हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये आपके पास 3 पाथ हो गए इसमें, ठीक है। फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, फर्स्ट थर्ड पाथ। तो आपके पास फर्स्ट पाथ में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट पाथ में, तो फर्स्ट पाथ होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, O से P तक का फर्स्ट पाथ कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, जिसे अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट से शो करें तो OP वेक्टर, ठीक है। और आपके पास सेकंड पाथ की बात करें तो सेकंड पाथ और थर्ड पाथ, ये दो आपके पास कौन से होंगे, ये आपके पास होंगे डिस्टेंस के, डिस्टेंस के, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस होंगे। डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास डिस्टेंस, ये भी पाथ क्या होगा, डिस्टेंस का होगा। ये भी आप डिस्टेंस बोल सकते हो क्योंकि O से P तक पोजीशन तो चेंज हुई है। पोजीशन चेंज होने का मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस से इसे ट्रीट कर लेंगे, डिस्टेंस के थ्रू इसके क्या कर लेंगे अपन, ट्रीट कर लेंगे। डिस्टेंस के थ्रू क्या कर लेंगे, इसको ट्रीट कर लेंगे, डिस्टेंस होगा आपके पास, ठीक है। और सेकंड और थर्ड पाथ में आपके पास क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी। फर्स्ट पाथ में अपन बोल सकते हो डिस्टेंस भी होगी और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। आगे अपन चर्चा करें तो देखिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं तो मैं यहां पर चर्चा कर दूं तो आपके पास डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी।
क्योंकि आपके पास थर्ड सेकंड पाथ में भी देख सकते हो, थर्ड पाथ में भी देख सकते हो, डिस्टेंस सब ज्यादा होगी हर टाइम किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगी, आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होगी। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। हमेशा आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर बात कर लें किस केस में बात कर लें, डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि ये बड़ा वाला पाथ है, ओ से पी की तरफ मैं ऐसे आऊं तो ये बड़ा वाला पाथ है, तो ये डिस्टेंस इस पथ से ज्यादा होगी, क्योंकि ओ से पी तक इस फर्स्ट से भी मैं पहुंच पा रहा हूं, ओ से पी तक मैं सेकंड से पहुंच पा रहा हूं, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट से। अगर आपके पास ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, और अगर मैंने ओपी को बोला है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का भी आपके पास पाथ होगा और ये आपके पास डिस्टेंस का भी पाथ होगा, तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो ये बराबर भी होंगे। मतलब ये आपने क्या यूज कर लिया है, ये आपने सर्व समीका जिसे बोलते हैं, डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, तो ये बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास पाथ होगा। और थर्ड और सेकंड पाथ को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे नहीं, इसको डिस्टेंस बोलेंगे। और फर्स्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं और डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओ से पी तक वापस जाएगा, पी तक पार्टिकल आ गया, फिर वापस घूम के इसी पाथ पे चला गया, तो आपके पास ओ से पी तक गया, फिर पी से आपके पास ओ तक आ गया, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, क्योंकि जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास जीरो हुआ। परंतु अगर 40 मीटर का मैंने पाथ ले लिया तो ये यहां तक गया और ये वापस आया, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी दुगनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई, 80 मीटर, दुगनी डिस्टेंस हो गई आपके पास। यहां पर कितनी डिस्टेंस हो गई, यहां पर आपके पास दुगनी डिस्टेंस हो गई, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं एक इक्वेशन और लाना चाहूं, रेशियो लाना चाहूं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ये आपके पास इक्वेशन पूछा जाता है, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसको डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के अपॉन में लेके, तो ये आपके पास हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने क्वेश्चन करते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी में लिख लीजिएगा आपने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, फिर अपन क्वेश्चन करके चलते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर एक आध क्वेश्चन करके चलेंगे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने पब्लिश हो जाएगा तो देखिएगा। नोट डाउन कर लिया क्या आपने सब? ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा रहा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, आज इस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना आप। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा है, तो अपन क्या समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपके पास। वेक्टर क्वांटिटी और आपके पास स्केलर क्वांटिटी समझते हैं, स्केलर क्वांटिटी। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे यहां से रिलेट कर कर, तो देखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी आपके पास होती है कोई भी अब वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका आपके पास मैग्नीट्यूड हो। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वो अपन कर लेंगे। ठीक है, यहां से आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, और यहां पर केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। 5 kg, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अगर इसका एग्जांपल लूं, मास एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, मास, तो मास की कोई भी आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी, तो 5 kg बोल सकते हो, 5 kg मास। ठीक है, क्या बोल सकते हो, 5 kg मास। तो 5 kg मास है, तो आपके पास इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, कोई सी भी तरह की आपके पास इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, परंतु अगर मैं बोल दूं 5 न्यूटन फोर्स, तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा। 5 न्यूटन फोर्स आपके पास किस डायरेक्शन में लगा, इसका एक ही क्वेश्चन आएगा। मैं इसमें मास की चर्चा करी तो 5 kg मास है, तो मास का तो कोई मीन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात की जाए तो 5 न्यूटन फोर्स लगाया गया है, तो आपके पास फोर्स की अपन कैलकुलेशन कर लेंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपके पास अगर फोर्स की चर्चा करें तो फोर्स आपके पास डायरेक्ट नहीं जुड़ता, वेक्टरली इसे जोड़ना पड़ेगा अपन को।
वेक्टरली इसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर वेक्टरली इसे जोड़ना पड़ेगा, अगर आपके पास दो फोर्स है जिसे हम वेक्टरली जोड़ रहे हैं, तो आपके पास जो इनका मैग्नीट्यूड लेंगे अपन, जो इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F अगर दो क्वांटिटी है, दोनों को वेक्टरली मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका पास आपके पास होगा 2 F1 F2 cos थीटा, ये आपके पास होगा। अगर इसमें डायरेक्ट जोड़ना है तो आपके पास F1 वेक्टर तो होगा नहीं, स्केलर क्वांटिटी में बता रहा हूं मैं। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, तो स्केलर क्वांटिटी में होगा आपके पास कोई भी, आपके पास मास है, मासेज है, m है, इसको जोड़ना है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास 5 kg है, ये भी 5 kg है, ये भी 5 kg है, तो आपके पास 15 kg टोटल मास हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, परंतु इसे वेक्टरली जोड़ना पड़ेगा अपन को। वेक्टरली सुपरपोजिशन लॉ के थ्रू अपन को काम करना पड़ेगा। यहाँ पर सुपरपोजिशन लॉ है, दिस टाइप ऑफ लॉ इज सुपरपोजिशन लॉ। सुपरपोजिशन लॉ, ये आपके पास सुपरपोजिशन लॉ के थ्रू उसे जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। सुपरपोजिशन लॉ के थ्रू उसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन फर्क होता है, मेन फर्क होता है किसमें, डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस की चर्चा करें तो आपके पास ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी में मेन फर्क यही होता है। अब अपन ले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो देखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखिएगा क्या होगा। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यहां पर मैं पॉइंट ले लूं Q, यहां पर मैं पॉइंट ले लूं P, ठीक है। यहां पर मैं पॉइंट ले लूं Q, यहां पर ले लूं पॉइंट P, ठीक है। अब आपके पास यहां पर क्या होगा, तो देखिएगा यहां पर पॉइंट P है, यहां पर आपके पास पॉइंट Q है, ठीक है। अगर इसे, ये ओरिजिन O है 0 0 0, ठीक है। और ये वेक्टरली अगर ये डिस्टेंस है तो ये आपके पास रेडियस हो जाएगी R, इसको R प्राइम बोल दीजिए, इसे R बोल दीजिए, ठीक है। अगर वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर है, तो आपके पास डेल्टा R क्या होगा वो देखिएगा। तो डेल्टा R की वैल्यू आपके पास होगी R प्राइम वेक्टर माइनस R वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास डेल्टा R की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो आपके पास मैग्नीट्यूड कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लिया जाए तो आपके पास मैग्नीट्यूड कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूं। तो वो आपके पास रूट में बनेगा R1 प्राइम का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस R वेक्टर का स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2R1 वेक्टर और R प्राइम वेक्टर, और आपके पास क्या आएगा कोस थीटा। चूंकि आपके पास ये एक सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है और यहां जाएगा, और पार्टिकल मूव कर रहा है, पूरे कंप्लीट में सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल। तो ये आपके पास क्या होगा, इसमें आपके पास होगा कि आपके पास इसमें जो डिस्टेंस है ये और ये R, ये रेडियस है, तो रेडियस वेक्टर है, तो रेडियस वेक्टर हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। रेडियस वेक्टर आपके पास हमेशा बराबर होंगे, तो ये आपके पास रेडियस वेक्टर है, इसको रेडियस वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। इसे रेडियस वेक्टर बोल सकते हो। अगर इसका मैग्नीट्यूड बोलें तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपके पास मैग्नीट्यूड लेना चाहो, किसी भी रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना चाहो तो आपके पास दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड है, तो इसका अपन क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो देखिएगा मैग्नीट्यूड लेते हैं तो R प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं। तो अगर इसे वेक्टर से हटा दें तो आपके पास R ले लें दोनों की जगह, R प्राइम और R आपके पास बराबर है तो इसकी जगह R ले लें, तो R का स्क्वायर माइनस 2, इसकी जगह भी मैग्नीट्यूड ले लें, इसका मैग्नीट्यूड लें, इसका मैग्नीट्यूड लें, तो R स्क्वायर हो जाएगा और कोस थीटा। आगे देखिए, आगे देखिएगा। अब इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो R स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास ये 2 हो जाएगा, इस तरफ 2 माइनस 2 कोस थीटा। 2 भी कॉमन ले सकते हो तो 2 भी कॉमन ले लीजिए, डेल्टा R का मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो R स्क्वायर ये 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास 1 माइनस कोस थीटा हो गया, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा को फॉर्मूला क्या होता है आपके पास,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन, नोट डाउन कर लीजिए इतना। अब आगे देखिएगा, तो ये आपके पास 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 2 आर स्क्वायर, और इसकी जगह अपन ये रख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और ये आपके पास 4 हो गए, 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको रूट से हटाएं तो 4 को रूट में से हटाएं तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, ये आपके पास 2 बचेगी, ये आर बचेगा, और ये साइन थीटा बाई 2 बचेगा। ये आपके पास आर का टोटल मैग्नीट्यूड बचेगा, आर का जो डेल्टा आर का है इसका आपके पास इतना मैग्नीट्यूड बचेगा। क्यों ये मैग्नीट्यूड कब बचा, जब आपने आर प्राइम वेक्टर और आर वेक्टर को एक दूसरे के इक्वल लिया, ठीक है। एक दूसरे के जब ये क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल होंगी, आर प्राइम का वेक्टर और आर वेक्टर एक दूसरे के इक्वल होंगी, इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल होगी, जब आपके पास डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब आर मैग्नीट्यूड जब बराबर नहीं लोगे तो ये बनेगा नहीं, ठीक है आपके पास। अब आगे देखिएगा, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके पास पार्टिकल कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से, तो ये आपके पास मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए आपके पास कितना हुआ, ये आपके पास एंगल हुआ, ये मान लीजिए आपके पास एंगल 90 मत मानिए, यहां से पार्टिकल मानिए, यहां से पार्टिकल पूरा घूम के यहां पर आ गया, 180 का एंगल बना दिया यहां पर इसने, ठीक है। 180 का एंगल बना दिया, तो 180 बाई 2, तो देखिएगा 180 का पूरा एंगल बना दिया। यहां से P पॉइंट मैंने यहां P पॉइंट मैंने यहां माना, O पॉइंट मैंने यहां माना, तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना दिया, तो थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो इसमें आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आर की वैल्यू होगी 2 आर साइन 180 बाई 2, तो इसमें आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू होगी 2 आर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आर आ जाएगी, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, और एंगल बदल के देखते हैं, और एंगल इसमें बदल के देखते हैं, तो देखिएगा और एंगल अपन बदल के देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा और एंगल अपन बदलते हैं, और एंगल बदला तो अपन ने क्या कर लिया, एंगल को कर लिया अपन ने एंगल को कर लिया 90, यानी पाई बाई 2 कर लिया। पाई बाई 2 का मतलब आपने ये एंगल आपके पास पाई बाई 2 होगा, यानी आपके पास P पॉइंट यहां पर होगा, O पॉइंट यहां पर होगा, तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो अगर मैं डेल्टा आर की जगह 90 पुटअप करूं तो 2 आर साइन 90 बाई 2, तो ये आपके पास 45 हो गया। 2 आर साइन 90 माइनस 2, तो साइन 45, तो आपके पास साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, आपके पास ये होती है 2 आर 1/√2, तो आपके पास √2 आर हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 आर। और एंगल बदल के देखेंगे, तो देखिएगा और एंगल बदलते हैं, यहां से यहां तक आगे, मतलब पहली पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहां पर आगे, मतलब दोनों को एक दूसरे के अपोज कर लिया अपन ने, अपोजिट देख लिया, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इस एंगल में आपके पास 2 आर, आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू 2 आर आएगी। अगर 90 एंगल ले लिया तो आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आएगी, रूट आर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और एंगल बदल के देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए अपन, नेक्स्ट एंगल करते हैं अपन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, 2 आर साइन 60 डिग्री बाई 2, तो आपके पास डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा इसमें 2 आर साइन 30 डिग्री, तो आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आर, ये हाफ आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आर बन जाएगा। डेल्टा आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आर के बराबर आ जाएगी। मतलब डेल्टा आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रेडियस वेक्टर के बराबर आ जाएगी, रेडियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी, रेडियस वेक्टर के उस कंडीशन में रेडियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा आपके पास।
ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से लिख देता हूं, ये डेल्टा आर 2r साइन थीटा बाई 2, ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।